Hello friends, I am Sanjay Chauhan and I welcome you all on the platform of Innovator Sata. So today in this session we are going to discuss a very important topic, that is acts and years. So this one is going to be the syllabus of pharmaceutical jurisprudence subject. अगर आप serious candidate हैं, if you are a serious candidate, if you are analyzing the question paper of various exams, definitely you are going to come that 4 to 5 questions in each and every year in different exams they are going to ask. If you are preparing for the pharmacist exam, if you are preparing for the drug inspector exam, if you are preparing for the drug control officer exam, if you are preparing for the GPAT examination, if you are preparing for the NIPER examination, definitely each and every year they are going to ask 4 to 5 questions. So what it's going to make this video unique, because in last segment of video I have discussed the previous year question paper, so that you can get a very clear cut idea that what nature of questions they are going to ask. So different question I have selected from the different examination, ताकि आपको क्लियर पता लग सके कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Apart from that, I have just given some practice questions. अंडरस्टैंड. सो वो क्वेश्चन आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है. तो चलिए वीडियो को शुरुआत हम लोग करते हैं. वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें आप लोग अगर आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे पहले आपको शायद ही किसी टीचर ने इस तरीके से आपको पढ़ाया होगा. तो हमेशा इनोवेटर्स अड्डा ऑलवेज फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सारी चीजें तो आप समझ जाओगे. तो बार बार जब मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा तो उसमें कुछ वर्ड आपको सुनने आएंगे बिल, कुछ वर्ड सुनने को आएंगे एक्ट, कुछ वर्ड सुनने को आएंगे अमेंडमेंट. तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद एक्ट और ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे. बिल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विधेयक. आप लोग सुनते होंगे. एक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अधिनियम. उसके बाद अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संशोधन. किसी चीज को संशोधन करना, करेक्ट करना उसको, या फिर उसमें कुछ और चीजें ऐड कर देना या डिलीट कर देना. तो बिल किसे कहते हैं? विधेयक किसे कहते हैं? सपोज हमारे देश में किसी को कोई कानून बनाना है. सपोज वी वांट टू मेक अ लॉ. अंडरस्टैंड? वी वांट टू मेक अ एक्ट. हम इस चीज को समझते हैं जरा. तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट लाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सपोज recently you have seen the example of citizenship amendment act. Here act is there and previously it was citizenship amendment bill. तो सबसे पहले कोई चीज बिल होती है, फिर वो एक्ट में बदल जाती है. ठीक है, पहले बिल होती है फिर वो एक्ट में बदल जाती है. तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ता है? ड्राफ्ट. और ड्राफ्ट क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है जिसमें पूरा एक्ट के बारे में सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सो दिस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. अंडरस्टैंड? सो ये जो ड्राफ्ट है मिनिस्टर के द्वारा, इस प्रोसेस को आप समझो, मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में रखा जाएगा. कहां रखा जाएगा? पार्लियामेंट में. एंड इन आवर इंडियन पार्लियामेंट टू हाउसेज आर देयर. लोकसभा इज देयर एंड राज्य सभा इज देयर. ठीक है, लोकसभा इज देयर, राज्यसभा इज देयर. तो किसी भी हाउस में वो आ सकता है ड्राफ्ट. ठीक है, तो इस हाउस में वो ड्राफ्ट आया. मान लो सपोज मिनिस्टर हैड पुट दैट ड्राफ्ट इन लोकसभा. ठीक है, तो लोकसभा में क्या होगा? वहां ड्राफ्ट आएगा. देयर शुड बी डिस्कशन. आप लोग देखते होंगे कि कोई भी बिल आता है तो उस पे जो है बहस होती है पहले. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बिल. तो जब कोई चीज ड्राफ्ट होती है, फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में मसौदा. आपको दोनों चीजें बता रहा हूं. मसौदा और ड्राफ्ट क्या हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसी मिनिस्टर द्वारा जब पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बिल. यानी बिल पेश किया गया, यानी विधेयक पेश किया गया. उसके बाद देन आफ्टर इट विल गो फॉर द डिस्कशन. उस पर डिस्कशन होगा, अपोजिशन डिस्कशन करेगा, कुछ क्लॉज एड होंगे, कुछ क्लॉज उसमें डिलीट भी हो सकते हैं. फिर वो दिस गोज टू अनदर हाउस फॉर द पासिंग. तो वो राज्यसभा के पास जाता है. ठीक है, अगर राज्यसभा में पहले आया तो लोकसभा के पास जाएगा. तो राज्यसभा हैज टू पास दैट बिल. अंडरस्टैंड? If Rajya Sabha is not going to reply within 14 days, it is assumed that bill has been passed. अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर जवाब नहीं देती है तो वो पास हो जाता है. तो this bill has passed from both houses of the parliament. Now it will go for the signature of President of India. Understand? President of India. And President of India will append his signature. Understand? Then it will
became act. Understand? So previously it was Citizenship Amendment Bill, and it has gone for the discussion, and it has been passed from the various houses of the parliament. Then it has gone for the signature of President of India. After signature it has became the act. तो अब आपको समझ में आया होगा कि ड्राफ्ट किसे कहते हैं, बिल किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं। और जब ये एक्ट पास हो जाता है तो कुछ दिनों बाद ये इन्फोर्स हो जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि एक्ट आया 1940 में, लागू हुआ 1945 को या 1946 को, ऐसे लागू हुआ 1946 को। तो जब ये इन्फोर्स हो गया, जब ये पूरे कंट्री में लागू हो गया, तब उसको बोलते हैं लॉ। अब कहेंगे कानून बन गया है, ठीक है। तो कानून बनाने का एक तरीका है कि हम लोग ड्राफ्ट लाएं, दूसरा तरीका होता है ऑर्डिनेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अध्यादेश। जब आपकी संसद जो है बिल्कुल सेशन में नहीं होगी, जैसे सेशन होते हैं ना आपके डिफरेंट डिफरेंट सेशन, तो जब सेशन नहीं होगा तब जो है प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो अभी ट्रिपल तलाक वाला आप देख रहे होंगे, उसमें प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को इस राज्यसभा और लोकसभा से पास होना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमारे वहां होती है। सपोज कोई एक्ट बन के अब लॉ बन गया, अब लॉ में कुछ चीजें समय के साथ साथ जरूरत होती बदलने की, तो अगर कोई चीज हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई आर्टिकल जुड़ रहा है, तब उसको बोलेंगे अमेंडमेंट। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज ड्राफ्ट, व्हाट इज बिल, व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज अमेंडमेंट। इस तरीके से आप लोग समझ गए। आप लोग जानकारी रखनी भी चाहिए एक सिटीजन के नाते। चलिए, तो जब ये चीजें अब पढ़ोगे आप, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही क्लियर कट समझ में आने वाला है। देन आफ्टर दैट कुछ चीजें आप सुनते होगे एडवाइजरी बॉडी, कुछ सुनते होगे स्टैट्यूटरी बॉडी, कुछ सुनते होगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पढ़ते होगे ना, बहुत सारे कमिटीज आप पढ़ते होगे कि एडवाइजरी कमेटी है, स्टैट्यूटरी कमेटी है, इस तरीके से आप सुनते होगे। सो एडवाइजरी मींस केवल एडवाइस देते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू गिव द एडवाइस, एंड और वो एडवाइस दिया, वो जरूरी नहीं कि हम उसको माने या ना माने, ठीक है, हम उसको माने या ना माने, उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लीगली बाइंडिंग नहीं होता, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड समथिंग टू प्राइम मिनिस्टर, or Supreme Court has suggested something to Parliament, if that body is advisory in nature, means they are going to just put some advice, but it is not legally binding, so it is not going to be legally binding. Understand? Suppose a Parliament of India issues an order or pass an resolution. Understand? So कोई भी चीज एक ऑर्डर से, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनती है, रेजोल्यूशन से बनती है, तो उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संस्था, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस इट इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जैसे राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा गया है, जैसे और किसी भी बॉडीज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल, जैसे कि राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, या फिर पीएम जो है सलाह देगा राष्ट्रपति को, इस तरीके की चीजें लिखी होती हैं। तो अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उस बॉडी के बारे में, जैसे इलेक्शन कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 इज देयर, ठीक है, आर्टिकल 40 है, तो पंचायत का गठन होना चाहिए। तो यानी कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। इलेक्शन कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको जूरिस्प्रूडेंस में ये सारे टर्म आते हैं, आपको समझने की जरूरत है। नाउ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, वो मैंने आपसे पहली ही स्लाइड में, इन फर्स्ट स्लाइड आई हैव डिस्कस्ड यू, ठीक है, कैसे कैसे होता है, ड्राफ्ट कैसे आता है, एक्ट कैसे होता है, बिल कैसे होता है, ये सारी चीजें लॉ मेकिंग प्रोसेस आई हैव डिस्कस्ड इन अ मैनर। नाउ कमिंग ऑन द एक्ट एंड ईयर। सो फर्स्ट एक्ट इज फार्मेसी एक्ट, एकदम बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िए, और प्लीज स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज हर पॉइंट में मैं कुछ चीजें। तो फार्मेसी एक्ट हैज केम इनटू द 1948। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि एक्ट किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो वर्ड एक्ट आया ना, अब आप समझ पाओगे फार्मेसी एक्ट, एक्ट किसे कहते हैं। सो फार्मेसी एक्ट हैज केम इन द ईयर 1948. देन आफ्टर दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, सॉरी, एक्ट हैज केम इन 1940, रूल्स हैज बीन केम इन 1945. तो जब आप डीएनसी एक्ट पढ़ोगे उसमें तो शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, because 2 to 3 questions they are going to ask from the schedules as well. Apart from that, different forms are very important. Apart from that, very committees are very important. जब आप डीएनसी एक्ट पढ़ो तो ये सारी चीजें पढ़ो, जैसे आप पढ़ते होगे डीटीएबी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये सारी, तो ये कमिटीज आपको पढ़नी होती, बहुत जरूरी होती हैं. नाउ कमिंग ऑन दी AICT Act 1945. Here they have written advisory. Understand? तो AICT means All India Council for Technical Education. Means they are going to deal with the technical education. What is going to be the infrastructure? What is going to be the facility inside a college, inside a university? They are going to observe. They are going to give some certification. Understand? So initially in 1945, AICT was set up in 1945 and it was advisory. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवाइजरी क्यों बोला मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्यों समझाया मैंने आपको पहले उसमें. अब 1987 में इसको स्टैट्यूटरी बना दिया गया, यानी कि पहले एडवाइजरी था, इसकी बातें मानी नहीं जाती थी, अभी स्टैट्यूटरी हो गया, इसकी बातें मानना पड़ेगा. नाउ इट्स लीगली बाइंडिंग, जो ये बात कह देंगे ये मानना ही पड़ेगा आपको. नाउ इट्स लीगली बाइंडिंग. अंडरस्टैंड? तो लोग पहले एआईसीटी को बड़े हल्के में ले रहे थे 1945 में, ठीक, इस चीज को जरा समझते हैं हम लोग. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस एक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं. एनडीपीएस एक्ट 1985. So NDPS Act has came in which year? 1985. In the same year rules has also came. Understand? Already I have covered the video on NDPS Act, DNC Act. Already I have made the video. Medicinal and toilet preparations, excise duties. किसी को कुछ पता है कि excise duty किसे कहते हैं? जब कोई चीज हम बनाते हैं, suppose if anything we are going to manufacture, suppose we are going to manufacture alcohol. So in manufacturing of alcohol we have to give some tax to the government, that is called as excise tax, that is manufacturing tax. और एक होता है custom tax. Custom means बाहर से कोई चीज, suppose anything is coming from the outside country to India, so on borders definitely they have to give some custom tax. Understand? So this rules had came in the act has came in the 1955 and rules 1956. rules भी आपको याद रखने हैं. तो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कब आया? 1955 में, रूल्स 1950. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स. किस किस एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो? सो रूल्स हैज केम इन, एक्ट एंड रूल्स हैज केम इन 1954. नाउ कमिंग ऑन द ड्रग्स, प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. आप देखते होगा कि स्टेंट का दाम और भी मेडिसिन का दाम सरकार कम करती, रेगुलेट करती रहती है. सो हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट? Through this act, drug price control order 1995. So this order has came, this one is going to be order, it has came in the 1995. Understand? Then after that, poison act, it is act, it has came in 1919. Then after that, next one is medical termination of pregnancy act 1971. act has came in 1971 but the rules 1975. make sure that whatever they are going to ask, it is going to ask act or rules. ये सारी चीज ध्यान दीजिए. अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली में एक डिसीजन दिया है कि जो टर्मिनेशन का टाइम था उसको आप देखिए 20 वीक्स कर दिया या 24 वीक्स कर दिया है. जस्ट चेक दैट न्यूज, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द टाइम ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन. अंडरस्टैंड? तो आप उसको जरा न्यूज को चेक करिए. अभी इसको जो एनके जन में पढ़ते हैं वो पुराना हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन न्यू ऑर्डर, तो उसको जरा हम लोग देखना पड़ेगा. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960. जो भी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे को मार देते हैं, किसी भी एनिमल को बहुत क्रुएल तरीके से मार देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एट इट ऑल. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट इट ऑल. अंडरस्टैंड? यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी वेल प्रॉपर्ड मैनर. सो फॉर दिस दे हैव मेड 2 कमिटी. जब आप पढ़ते होगे ना, आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी and committee for the CPCSEA, committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals, CPCSEA.
2 कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड दैट एक्ट, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है तो वहां पर एक इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी बनेगी, वहां पे एनिमल हाउस उसी के तरीके से कैसे रख रखा होगा सारी चीजें होंगी, और ये सीपीसीएसई कमेटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनिमल हाउस वगैरह रख सकते हो और उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होगा, सारी चीजें होंगी। देन आफ्टर दैट पेटेंट एक्ट 1970, तो पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, लेकिन आपको बता दूं पेटेंट जो होता है दैट इज फॉर द 20 ईयर्स। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मेक श्योर दैट इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट एक्सेप्टेंस। एप्लीकेशन आपने आज दिया, एक्सेप्टेंस एक हफ्ते बाद हो रहा है, 10 दिन बाद हो रहा है, तब से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इट इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द 20 ईयर्स। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं आप समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, इसी को बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी कहते हैं, बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, ठीक है, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्ट मैं बता रहा हूं थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये वाले जो मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग ऑन द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, इंसेक्टिसाइड एक्ट हैज केम इन द 1968। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आपको बता दूं फैक्ट्रीज एक्ट के आने के पीछे डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पहले जो है काम करने की स्थिति 15-15 घंटे, 15 से 20-20 घंटे काम करते थे लोग, ठीक है, वर्किंग होता था, रहने की कंडीशन नहीं होती, लेबर्स की बहुत बुरी हालत होती थी एम्प्लॉयज की, तो इन्होंने इस चीज को रेगुलेट किया। तो अभी जो आप 8 घंटे की वर्किंग देखते हो ना, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को सही कराया। बहुत लोगों को मजदूरी सही नहीं मिल रही थी, वेजेस बहुत कम पैसे मिल रहे थे, वेजेस को भी फिक्स कराया 1948 में, डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। तब डॉक्टर अंबेडकर थे 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट के टाइम। सो नाउ कमिंग ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ये क्वेश्चन ड्रग, सेम ईयर में 2 क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास इन द ईयर, यहां पे ईयर था, मैंने स्क्रीनशॉट लेने में ये कट गया है, ठीक है। तो आप देखो 1985 से स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। तो ऐसे टॉपिक जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना है, बहुत जरूरी बन ही जाता है। सो 1985 अभी आप पढ़ाओगे तो आप लोग जवाब दे पाओगे इसके। फार्मेसी एक्ट वाज पास इन 1948 and 1948 DNC Act rules and 1985 is NDPS Act। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1954 में कौन सा एक्ट आया था, अभी आप कमेंट करके बताओगे। मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था, क्या आया था, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो आप देख सकते हो कि सेम ईयर दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चन, तो यहां से 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ये जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन किया उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, उसको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही थी। सो बेसिकली मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पूछ रहे हैं, सॉरी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। औषधि का मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, प्रसाधन का मतलब कॉस्मेटिक एक्ट। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दे आर आस्किंग, सो इट हैज केम इन दी 1940 and rules 1945, understand? This question has been asked in CGHS pharmacist, so in pharmacist exam they are also asking. नेक्स्ट वन इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं औषधि मूल्य नियंत्रक, इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? 1995 में किया गया। तो देखो ESIC फार्मासिस्ट में पूछा गया है। तो ये वीडियो इस तरीके से नहीं है, ये क्वेश्चन मैं कहीं से भी वीडियो लाता हूं तो जब भी वीडियो कोई लाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग स्किप करते हो। अपने कैरियर और पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए प्लीज, आप लोग, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। जोक की वीडियोस, कॉमेडी की वीडियोस आप लोग पूरी देखते हो, लेकिन जब नॉलेज की बात होती है आप लोग नॉलेज क्यों नहीं गेन करते हो? आपको समय देना चाहिए, आपको पेशेंस, लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो आपको पेशेंस होना चाहिए आपके पास। कल को आप किसी बड़े पोस्ट पे जाओगे, कल को अच्छे पोस्ट पे जाओगे, यू शुड बी वेरी हम्बल एंड एटलीस्ट यू शुड हैव द पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। किसी ऑफिसर रैंक पे जाओगे, आप कभी ऑफिसर वगैरह। आई एम जस्ट गिविंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप बताओगे कि शेड्यूल एच ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्या ये एंटीबायोटिक हिस्टामिनिक से डील करता है, वैक्सीन एंड स्टेरॉइड से डील करता है? क्या ऐसे ड्रग्स जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पे दी जानी चाहिए, क्या बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट? व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? इसके लिए जो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे शेड्यूल एच किससे डील करता है।
लगे हाथ आप बताएंगे शेड्यूल जी किससे करता है डील, शेड्यूल जी किससे डील करता है? जस्ट पुट डाउन योर राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. So if you like our videos, do subscribe the channel, and it's very mandatory to press this particular button, bell icon, ताकि आपको क्या हो कि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, so that you can get the notification of each and every video I upload. आपको मिस ना हो कोई भी वीडियो, ठीक है? You can follow us on Facebook, you can follow us on Twitter. ट्विटर पे मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, तो हर पोस्ट अपने आप में क्वेश्चन होता है. ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो. उसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी शेयर करता हूँ, बहुत सारे बुक्स भी शेयर करता रहता हूँ. आपको कोई वीडियो अगर मिस हो रही है तो आपको वहां से मिल सकती है. सो डेफिनेटली दीज ऑल प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू अलॉट. थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे.